देखो, जो 11th में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है अभी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे वो समझना। और इसमें हम ऐसा करते हैं, जो 12th में हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसका भी थोड़ा सा पार्ट ऐड कर देंगे यहीं पर, जिससे 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। मतलब हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी आ जाए। तो इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, देखो, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है ना। हाँ, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ each elements in given organic compound। given मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा ना। ऐसे अगर मान लो बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन हाइड्रोजन तो मेन एलिमेंट होगा, लेकिन उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलाइट्स हो सकता है, हेलो अल्केन, हेलोरीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन हो सकता है अगर अल्कोहल है, फेनॉल है, ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हो सकता है अगर एमाइंस वगैरह है तो। कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस भी होता है, ऐसे कंपाउंड आपने देखे नहीं है लेकिन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी होता है, तो वो सब अभी आपने देखे नहीं है। फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है बच्चे इसका, है ना, क्या, क्वांटिटेटिव ना। हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ही रहने देते हैं बार बार, ठीक है। कैसे पढ़ना है मैं अभी यहाँ पे ना गाइड भी कर रहा हूँ और पढ़ाऊंगा भी, लेकिन कुछ चीजें आपको करना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी। लेकिन गाइड मैं जरूर करने वाला हूँ आपको अच्छे से, और जहां पे दिक्कत आएगी उसको मैं पढ़ा भी दूंगा, है ना। एस्टिमेशन, इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ each एलिमेंट इन गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 0.5 ग्राम दिया होगा, और ये भी बोल देगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो उसका परसेंटेज बताइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है तो उसका परसेंटेज बताइए, ठीक है। मेनली ये पार्ट कहाँ पढ़ना है, 11th में। ये पूरा पार्ट किस में है, 11th में। किधर है 11th में, तो हाइड्रोकार्बन के पहले वाले चैप्टर, एनसीईआरटी आप देखोगे हाइड्रोकार्बन से पहले वाला चैप्टर। इस पूरे पार्ट से हर साल कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो कंपलसरी इससे आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्वेश्चन कभी प्यूरिफिकेशन से आया है, कभी इससे आया, कभी इससे आया। तीनों पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिडिक्शन का बात करो तो मुझे लगता है यहां से आना ज्यादा, क्योंकि वो मोल का भी पार्ट है ना। लेकिन अभी जब हम 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखे हैं तो मैं इसको चौथा पार्ट आपके लिए रख देता हूं। फोर्थ पार्ट इज टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, ये भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट ले लो आप। जैसे आपको फेनॉल का टेस्ट पूछ देगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का टेस्ट पूछ देगा, प्राइमरी एमाइन का टेस्ट पूछ देगा, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, याद है, प्राइमरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट, प्राइमरी एमाइन सेकेंडरी टर्सरी सेपरेशन प्यूरिफिकेशन। मतलब 11th-12th में जितने भी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हर फंक्शनल ग्रुप का अपना टेस्ट होता है। तो एक क्वेश्चन आप यहां से कंपलसरी मान लो। तो मैं बताऊं, इसके लिए ना मैंने आपको एक अलग से पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप पे भेजा था, ये टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। और ये सब भी मैंने 2 महीने पहले ही भेजा था, क्योंकि मुझे पता है कि रिवीजन का पार्ट है, अगर ये रिवाइज कर लिया तो अच्छा रहेगा। ओके, अब मैं बताऊं 11 में जो लोग मेरे बैच में थे उनको मैंने ये पार्ट कैसे कंप्लीट कराया था, मैं बताता हूं। मुझे थोड़ा सा वो क्लास याद आ रहा है। क्लास में ही बोला था कि चलो ठीक है, डिस्टिलेशन पढ़ो और क्लास में आके सामने समझाओ। याद है कुछ क्या, डिस्टिलेशन पढ़ के मुझे समझाओ। एस्टिमेशन याद है कुछ, स्टीम डिस्टिलेशन बताया था ना, ऐसे ही समझाया था। मैंने वैक्यूम बताया था। हाँ याद है ना। तो अभी ऐसे ही हम लोगों को
समझना है, आज मौका दिया जाएगा सबको यहाँ पे आके वो समझाने का। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन क्या है, तो सबके पास एनसीईआरटी मॉड्यूल है जिसमें वो पार्ट है। इसी मॉड्यूल से पढ़ा था क्या? नहीं, ये नई वाली मॉड्यूल है। ओके, कोई नहीं। तो अभी क्या है, आप लोग गेट इक्विप्ड विद द बुक्स एंड ऑल, है ना? ये वाले मॉड्यूल से इसमें क्या क्या है बता सकते हो? डिस्टिलेशन का क्या क्या टाइप है? बस एनसीईआरटी फॉलो करेंगे बच्चे। सिंपल, फ्रैक्शनल, एंड वैक्यूम। क्या क्या है? चार। सिंपल है। पहले मैं सिर्फ डिस्टिलेशन लिखता हूं, उसका क्या टाइप कर देता हूं, चलेगा? बोलो, एनसीईआरटी के हिसाब से देख के बताओ कैसा टेबल है। सबसे पहले क्या है? सिंपल। नहीं, सबसे पहले डिस्टिलेशन ही लिख लेते हैं। सबसे पहले सब्लिमेशन है, राइट? फिर क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन। डबल एल होता है कि क्रिस्टलाइजेशन में? हाँ। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, फिर डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में भी डबल एल होता है? ओके। डिस्टिलेशन में जो एनसीईआरटी में टाइप है वो क्या क्या है? सिंपल, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम। वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन अंडर अंडर लिख देता हूं, ठीक है? वैक्यूम डिस्टिलेशन का दूसरा नाम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। वैक्यूम डिस्टिलेशन का दूसरा नाम क्या है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ओके, तो पूरा ही लिख देते हैं। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है? इसके बाद और भी टाइप है ना इसके? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, फिर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के भी अलग अलग होते हैं। क्रोमेटोग्राफी के भी टाइप है बच्चे? बढ़िया, बता दो। कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये कॉलम एडजॉर्प्शन के अंदर ही, और एडजॉर्प्शन के अंदर दो टाइप है, कॉलम और थिन लेयर। एडजॉर्प्शन के अंदर दो टाइप है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक और है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन एडजॉर्प्शन के अंदर नहीं आता। नहीं है? श्योर? एनसीईआरटी देख के बताओ। एनसीईआरटी फॉलो कर लेंगे एक बार। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी का और क्या टाइप है? एडजॉर्प्शन, बस पेपर क्रोमेटोग्राफी। नीचे और नहीं है कुछ दिया हुआ? एनसीईआरटी में नहीं, पर मॉड्यूल में है पेपर क्रोमेटोग्राफी, वो भी बस मेंशन किया। पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्या है मॉड्यूल में, एक बार बता दो। ठीक है, इसमें क्या क्या था बता दो एक बार। एडजॉर्प्शन में ये पहला क्या बोला तुमने? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हाँ, इसी में लिख दो पार्टीशन। चलो, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आएगा। ये वाला क्या? हाँ। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में मेनली एडजॉर्प्शन पढ़ना है, राइट? और एडजॉर्प्शन का फर्दर टाइप्स है, क्या क्या है उस पर बात करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस है बच्चे। इस पार्ट से कितना क्वेश्चन? एक, इस पूरे से और इससे एक क्वेश्चन। ये ऑलरेडी तुम्हें आता है, नो डाउट। इसमें हर फंक्शनल ग्रुप का, जैसे एसिड का टेस्ट क्या है, अल्कोहल का टेस्ट क्या है। एसिड के टेस्ट के लिए याद है NaHSO3, सॉरी CO3, कभी सुना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो किसी भी एसिड से रिएक्ट करके CO2 देता था। हाँ, ये यहाँ पे एसिड का टेस्ट के लिए क्या था, जो GOC 1 में भी पढ़ा था आपने। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर 11th में। 12th के एनसीईआरटी में, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये 12th का पार्ट है। ये जो नया ऐड किया ना मैंने, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, वो भी मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट रख दिया, ये 12th में आता है। इसमें मैं बताऊं, हर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन कौन सा टेस्ट तुम्हें पता है, अल्कोहल का कौन कौन सा टेस्ट पता है। अगर मैं बोलूं फेनॉल का टेस्ट बताओ, याद है FeCl3 से रिएक्शन कराते थे तो एक कॉम्प्लेक्स बनता था जिसका वॉयलेट कलर हुआ करता था। फेनॉल का टेस्ट क्या है? तो फेनॉल को FeCl3 से रिएक्शन कराते हैं
तो क्या आता है कलर, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, वो फेनॉल का टेस्ट है। तो पता है टोटल 13 क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेलोल्केन हेलोरिन वगैरह छोड़ के भी मैं बोल रहा हूँ। एल्डिहाइड का टेस्ट, एल्डिहाइड का टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉर्लिन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। मेरी बात आ रही समझ में? तो तुम्हें हर क्लास ऑफ फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। इसके लिए एक टेबल भी है जो मैंने भेजा है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट किससे कर रहा हूं, किससे कर रहे हैं स्टार्ट, मेथड ऑफ सेपरेशन। फिर से एक बार यहां पे क्या करना है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें क्या लर्न करना है, ये टोटली अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, थोड़ा याद करने वाला पार्ट है, टेक्निक सीखने वाला पार्ट है। ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसमें क्वेश्चंस आएंगे, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया रहेगा, बोलेगा बताइए इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज होगा, है ना। कल जो तुम्हारे टेस्ट है उसमें ये सबसे भी 4-5 क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं गाइड कर रहा हूं, रात भर इसको बैठ के रटो, कल वो 5 क्वेश्चन तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, जेल्डास मेथड, डुम्बास मेथड यहाँ पे आता है आगे चल के, वो सबसे भी क्वेश्चंस है, उस पर बात करेंगे। फिर से ओम, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन कि डिस्टिलेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा टेक्निक किस पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन बोलेगा नहीं हमें ये मत बताओ, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा, अब बोलेगा बताइए किस टेक्निक से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। समझ गए ना। तो देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक बार सब्लिमेशन डिटेल में पढ़ते हो तो उसके नीचे बस लिख देना है सब्लिमेशन से कौन से टेक्निक से ऑर्गेनिक, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ये समझ रहे हो। जब आप नोट्स बनाओगे ना, और उस नोट्स में ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल का एक दो एग्जाम्पल डाल देना, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बाहर रटो मत। एनसीईआरटी में सब्लिमेशन में जो तरीका दिया है आप उसके हिसाब से ही एग्जाम्पल रटो और टेक्निक रटो, जितना पार्ट दिया है। ठीक है, अभी इसको लिखिए जल्दी से, पूरा पार्ट लिखिए। और अब मैं टास्क क्या दे रहा हूं, सबसे पहले सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना है राइट नाउ क्विकली। सब्लिमेशन टेक्निक सबसे पहला था। सब्लिमेशन टेक्निक में ये ध्यान में रखिए कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी इंप्योरिटीज नॉन सब्लिमेबल है उसके लिए टेक्निक लगता है। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग इंप्योरिटीज बट इंप्योरिटीज आर not sublimable, मतलब impurities will not go to the vapor state directly, they are in solid state along with the organic compound, but the organic compound can go to the vapor state on heating. So यहाँ पे देख सकते हैं sublimable solid, sublimation का ठीक मतलब तो समझ में, solid से डायरेक्ट वेपर, लिक्विड स्टेट में जाएगा नहीं। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कैम्फोर जो है उसमें मान लो इंप्योरिटीज है, उसको हीट करो, है ना। इस तरह से एक डायग्राम भी बना सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे मान लो सॉलिड है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लस इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटी है। ठीक है, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड अलोंग विथ इंप्योरिटीज। लेकिन इंप्योरिटीज कैसा है, ये भी सॉलिड है बट नॉन सब्लिमेबल। अब यहां हीट करोगे तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकल रहा है बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, हीट जैसे ही करोगे जो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर बन के यहाँ आ जाएगा। समझ में है, उसको कंडेंस भी कर देंगे तो यहाँ बचेगा इंप्योरिटीज, वहां बचेगा, यहाँ बीच में कूलेंट लगा देना रास्ते में। समझ गए। सो कभी कभी पूछ लेगा कि इसके लिए क्या टेक्निक यूज हो सकता है। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया एक भी नाम, लेकिन मॉड्यूल में है, इसको याद कर लेना। ओके, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, घर पे पढ़ना है मॉड्यूल के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज व्हाट। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेगा यहाँ पे कि इन सब्लिमेशन टेक्निक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन सब्लिमेबल, ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो गलत होगा, इंप्योरिटीज आर नॉन सब्लिमेबल। ठीक है, तो लिखना कुछ भी नहीं है, अभी बस सुनिए। आपको लगता है नहीं लिखना है, आप फिर से जाकर रिकॉर्डिंग देखिए। ओके, नेक्स्ट इज
क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कौन समझाएगा? मैं सिंपी, चलो क्रिस्टलाइजेशन बताओ जल्दी से। क्विक क्विक क्विक, ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, crystallization is the technique in which organic compound, solid organic compound plus solid impurity, ये दोनों ही impurities, ये दोनों रहता है और इसको हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, समझे? देखो, जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं वो क्या टेक्निक है? वी हैव टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज। नाउ इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, इम्प्योरिटी भी सॉलिड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेट नहीं हो रहा है, जैसे इससे पहले सब्लिमेशन टेक्निक यूज किया था, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नॉन सब्लिमेबल है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन सब्लिमेबल है, इम्प्योरिटीज वगैरह भी वहां पे सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोनों, तो उसके कोई ऐसे सॉल्वेंट में हम ऐड करेंगे, सम सॉल्वेंट विल बी देयर, सम काइंड ऑफ सॉल्वेंट विल बी देयर, इसको और इसको ऐड किया, बोला ये जाता है, मैं अगर सही हूं तो बताना, ये दोनों इसमें घुल जाता है बट ये ज्यादा सोल्यूबल है, राइट सिंपी? ये दोनों सॉल्वेंट में घुल जाता है बट ये ज्यादा सोल्यूबल है, राइट? सर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल होगा। नहीं, अगर वो कम मैं soluble समझाता है हूँ। तो क्रिस्टलाइज जल्दी होगा। हाँ वही समझा रहा हूँ, हो क्या रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नहीं घुल रहा है, ये घुल जा रहा है, ऐसे समझना, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे दोनों ही नहीं घुल रहा है, ऐसे समझ लो। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई करते हैं, इम्प्योरिटीज और ये दोनों घुल जाता है, अच्छे से घुल जाता है। लेकिन टेम्परेचर जब लो करते हैं तो ये रिमेन सोल्यूबल, सॉलिड जो इम्प्योरिटीज है वो थोड़ा हाईली सोल्यूबल है, ऐसे समझ लो, और सॉलिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी सोल्यूबल है बट लो टेम्परेचर पे ये सोल्यूबल नहीं। This is soluble at low temperature as well as high temperature, and these both are soluble at high temperature. ठीक है? हाँ, एनसीईआरटी में दिया है कि जो इम्प्योरिटीज है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल एट रूम टेम्परेचर। हाँ वही समझा रहा हूँ, इम्प्योरिटीज ना, तो वही समझा रहा हूँ। पहले तो ये समझ लो कि जिस सॉल्वेंट को हम चूज करेंगे उस सॉल्वेंट में ये लेस सोल्यूबल होगा और ये मोर सोल्यूबल होगा, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में जो दिया है क्या इसमें लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड हाईली सोल्यूबल है, ऐसा बोलिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में एग्जैक्टली? Pure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature but appreciably soluble at high temperature. वो organic compound का ढूंढ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूं आपको। सबसे पहला बात तो इट इज यूज्ड, पहला पॉइंट क्या है इसका, इट इज यूज्ड टू सेपरेट प्योर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द सॉलिड इंप्योरिटीज। समझ में? इट इज यूज्ड टू सेपरेट प्योर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सॉलिड इंप्योरिटीज। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इन दिस केस वी हैव टू टेक ए सॉल्वेंट, उसमें इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें इंप्योरिटीज है दोनों को डिसॉल्व करते हैं हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे ये घुला रह जाता है, ये भी घुल जाता है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं क्या होता है, ये तो सोल्यूबल ही रहता है बट ये प्रेसिपिटेट कर जाता है ऑन द सरफेस लाइक दैट, ऐसा ही कुछ है ना? देखो जो लाइन लिखा है मैं बता दूं, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ organic compound and the impurities in a suitable solvent. Crystallization is the technique, इस solvent में ये दोनों equally soluble नहीं है। It is क्या है? It is crystallization is based on difference in solubilities of organic compound and the impurities in a suitable solvent. The principle involved in this method is that impure compound dissolved in a solvent which is sparingly soluble at low temperature but highly soluble at high temperature. इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इम्प्योरिटी जो है स्पेरिंगली सोल्यूबल है लो टेम्परेचर पे, हाईली सोल्यूबल है हाई टेम्परेचर पे। व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पे क्या कमेंट कर सकते हैं एनीवन? ऑर्गेनिक कंपाउंड के पे क्या कमेंट कर सकते हैं? मतलब दोनों ही रूम टेम्परेचर पे लेस सोल्यूबल है, ऐसा?
देखो नो डाउट मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस मेथड इज दैट इम्प्योर कंपाउंड डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इन विच, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस मेथड इज दैट इम्प्योर कंपाउंड डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इन विच इज स्पेरिंगली सोल्यूबल एट लो टेम्परेचर। क्या लैंग्वेज है ये? लैंग्वेज क्या है जी? देखो इसका लैंग्वेज क्या है, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अभी। एक कोई सॉल्वेंट लो, क्रिस्टलाइजेशन का टेक्निक समझो। एक कोई सॉल्वेंट लो, उसमें सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटी दोनों डाल दो, इसको हीट कर दो, ये दोनों अच्छे से घुल जाएगा। घुल गया, अब इसको कूल डाउन करो। जैसे इसको कूल डाउन करोगे इम्प्योरिटीज रिमेन सोल्यूबल, बट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टल के फॉर्म में सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है? इसमें ऐसा ही लिखा है कि the solution is concentrated to get a nearly saturated solution. On cooling the solution, pure compound crystallizes out and is removed by filtration. कहने का मतलब इन दोनों को एक ऐसे सॉल्वेंट में डाला जिसमें इन दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है। फिर से रिपीट करूं, नॉर्मल टेम्परेचर पे इन दोनों की सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में डिफरेंट है, लेकिन जैसे तुमने हाई टेम्परेचर पे गए ये दोनों हाईली सोल्यूबल है, दोनों घुल गया। लेकिन फिर से जैसे ही टेम्परेचर स्लो किया, कम किया, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, उसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल्टर करके निकाला, अगर उसमें थोड़ा बहुत और इंप्योरिटीज बचा हुआ है तो इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे मान लो यहाँ पे शुगर है और सॉल्ट है, शुगर और सॉल्ट है, दोनों को हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर देगा। एग्जांपल देके समझाता हूँ। दोनों को हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर दिया, शुगर भी घुल गया और सॉल्ट भी घुला हुआ है। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाओगे, जो शुगर है क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, सॉल्ट वहीं पे रहेगा। अब शुगर को हटा लो। अब वो शुगर में फर्दर अगर थोड़ा बहुत सॉल्ट ट्रैप्ड है तो इसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फिल्ट्रेशन से हट गया, द फिल्ट्रेट मदर लिकर कंटेन्स इंप्योरिटीज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब जो यहाँ पे बचा इंप्योरिटीज उसमें भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाता है। फिल्ट्रेट किस में रिच हो जाता है? जो क्रिस्टल जो बाहर निकाला वो किस में रिच है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें इंप्योरिटीज कम है। और जो यहाँ पे बचा है उसमें प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड कम है और इंप्योरिटीज ज्यादा है। समझ गए? क्लियर है? इफ if a compound is highly soluble in one solvent and too little soluble in other solvent, then crystallization is carried out using mixture of these solvents. कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो सॉल्वेंट को यूज करके भी हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। मान लो एक सॉल्वेंट में एक कोई सॉल्वेंट 1 है और एक कोई सॉल्वेंट 2 है। सॉल्वेंट 1 में ऑर्गेनिक कंपाउंड हाईली सोल्यूबल है और इंप्योरिटी सोल्यूबल नहीं है, और इसमें उल्टा है। तो इन दोनों सॉल्वेंट को यूज करके भी क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, इतना काफी रहेगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड for separation of two or more soluble substances which have different in solubilities in the same solvent. सेम सॉल्वेंट में इन दोनों की अगर सॉलिबिलिटी अलग अलग है तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से बार बार करने से ये प्योर अलग हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल लिखा है, सुगर having an impurity of common salt can be crystallizes from hot ethanol. Ethanol will be solvent in case of sugar and salt. हॉट इथेनॉल में इसको मिक्स करोगे दोनों घुल जाएगा, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम करोगे शुगर क्रिस्टलाइज हो जाएगा और इथेनॉल में सॉल्ट पड़ा रहेगा। ठीक है, ये टेक्निक समझ में आ रहा है? बस इतना काफी होगा। कोई और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है क्या? नहीं ना? चलो थर्ड में आते हैं, डिस्टिलेशन। ओके, ठीक है, डिस्टिलेशन क्या है समझो। डिस्टिलेशन मैं एक बार फिर से बता देता हूं। डिस्टिलेशन इज लाइक
दो लिक्विड है एक कंटेनर में, मान लेते हैं लिक्विड ए है और लिक्विड बी। समझना एक बेसिक टेक्निक, दोनों मिसिबल भी है। सब लोग सीखने के अंदाज में बैठो, देखो अच्छे सीख जाओगे। लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों मिसिबल है, जैसे वाटर अल्कोहल, बेस्ट सॉल्वेंट बन जाता है वर्ल्ड का वाटर अल्कोहल, क्या दोनों मिसिबल भी है। मान लो तुमको वाटर से अल्कोहल अलग करना है या वाटर अलग करना है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 100 डिग्री सी है और इसकी 80 डिग्री सी है सपोज। अब क्या करोगे, इसको हीट करना शुरू करोगे, तो टेम्परेचर पहले इस सॉल्वेंट का हो सकता है 25 डिग्री हो, दोनों का मिला के कंबाइंड। जैसे से हीट करोगे सबसे पहले ये बढ़ के कितने पे जाएगा, 80 डिग्री पे, तुरंत तो 100 पे नहीं जाएगा। जैसे ही 80 पे जाएगा बी का वेपर बनना शुरू हो जाएगा, बी का वेपर बनना शुरू हो जाएगा, समझे। यहाँ पाथ, इसके पाथवे में कूलेंट लगा दो, कूलेंट। जैसे ही ये 80 पे गया बी का वेपर बनना शुरू हो गया और ये वेपर आगे बढ़ेगा और यहाँ पाथ में कूलेंट है, यहाँ जमा क्या होने लगेगा, बी लिक्विड। मतलब धीरे धीरे इस कंटेनर में ए लिक्विड बचेगा और इधर बी लिक्विड। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। समझा रहा हूं, दो ऐसे मिसिबल लिक्विड्स जिसके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हो, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। देखो बॉइलिंग पॉइंट 80 और 100 है, पता है जब तक बी का पूरा वेपर ना बन जाए तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे ही पता चला कि इसका 81 डिग्री सी हुआ, इसका मतलब बी का वेपर पूरा का पूरा बी लिक्विड यहां से गायब हो चुका है और यहां सिर्फ बचा क्या है, ए लिक्विड। अब डिस्टिलेशन रोक दो, क्योंकि अगर फर्दर हीट करोगे पता चला ए का वेपर भी उधर जाना शुरू हो गया। क्लियर है सिंपल डिस्टिलेशन क्या है। अब दूसरा टेक्निक देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सब लोग ध्यान देना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ऐसा कुछ टावर बना हुआ है, ध्यान देना, ये बड़ा यूज होता है इंडस्ट्री में। यहाँ पे मान लो लिक्विड ए और लिक्विड बी है, सब लोग ध्यान दीजिएगा जी, लिक्विड ए लिक्विड बी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड ए लिक्विड बी है, लेकिन इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। एक की बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे एक 80 है तो एक 85 है, ऐसा बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है। समझ में आया। सिंपल डिस्टिलेशन के एग्जांपल रटने हैं, क्या क्या एग्जांपल है सिंपल डिस्टिलेशन में, क्लोरोफॉर्म एनिलीन, क्लोरोफॉर्म एनिलीन, एनिलीन है ना, CHCl3 प्लस एनिलीन। और कौन सा एग्जांपल है सिंपल में, एक दो और एग्जांपल बोल दो। क्लोरीन है, अल्कोहल, टॉल्यूइन एंड अल्कोहल, अल्कोहल, कौन सा, इथेनॉल। देखो नो डाउट इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होगा, एच बॉन्ड बनाता है नहीं बनाता है, यहाँ भी एच बॉन्ड बनाता है नहीं बनाता है, तो भी इसके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होगा दोनों का, देख के भी पता चलता है। कंपेरेबल मोलर मास भी नहीं है, अलग अलग कंपाउंड है, कंपेरेबल मोलर मास नहीं है, सेकेंडरी फोर्स अलग अलग है, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। पता है एक चीज, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या किसी भी तरह का डिस्टिलेशन तभी वैलिड है जब दोनों लिक्विड कंपेरेबल क्वांटिटी में हो। अगर एक लिक्विड ऑलमोस्ट 99% है और दूसरा 1% है, तो वहां डिस्टिलेशन टेक्निक भी काम नहीं करेगा। कुछ नया कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ, ध्यान दो। दोनों लिक्विड कंपेरेबल है ना और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस है, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन से उसको अलग कर सकते हो। टेक्निक समझ में आया क्या हुआ। 25 डिग्री पे ए और बी दोनों लिक्विड था, टेम्परेचर हीट किया, ए का वेपर बन के इधर जमा हो गया क्योंकि ए की बॉइलिंग पॉइंट कम थी। अब यहाँ पे क्या टेक्निक है, यहाँ गौर से देखना, दोनों लिक्विड है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो दोनों का वेपर बनना शुरू हो जाता है, यस नो, दोनों का वेपर बनना शुरू हो जाता है। तो हम बीच में क्या करते हैं, ऐसा ऐसा पार्टीशन लगा देते हैं, गौर करना, ऐसा ऐसा पार्टीशन लगा देते हैं। ये पार्टीशन क्या करेगा वो भी समझाता हूं तुम्हें, समझना। इसको क्लोज ही रखो और यहाँ पे फिर यहाँ पे इसको कलेक्ट कर सकते हो चाहो तो। देखो क्या बना रहे हैं यहाँ पे, सब लोग ध्यान देना जी। ये मैं थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टावर बना के समझा रहा हूँ। क्या है यहाँ पे समझिए, चूंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
हीट करोगे तो दोनों का वेपर बनेगा। इसके रास्ते में वेपर आगे बढ़ा, देखो ये पूरा पता है, मतलब ऐसा कंटेनर है ना, ऐसा टावर जैसा, तो ये पूरा कवर किया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है वेपर को ऊपर जाने के लिए। ये एक तरह का कैप है, समझ रहे हो? ये पूरा एक कैप है जिसके साइड में थोड़ा सा जगह है जो वेपर ऊपर जाएगा, और वेपर फिर यहां से आगे बढ़ेगा, फिर एक नया कैप लगा दिया। जैसे आपने वो देखा है ना, इडली बनाते हैं तो ऊपर कैप रहता है, 3-4 जगह जगह पे कट रहता है, उस टाइप का है कि नीचे वेपर है, फिर उसके ऊपर एक कैप है, ढक्कन है, जिसके साइड में थोड़ा सा ओपनिंग है। और पता है इस कैप के ऊपर भी ना पेबल्स वगैरह रखे होते हैं। पेबल्स का काम क्या होता है समझना, कुछ ऐसा सब्सटेंस है, जैसे ए और बी का वेपर जैसे ऊपर गया ना, तो ये क्या करता है, एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को फटाफट एब्जॉर्ब करता है। तो पता चला कि यहाँ पे ए और बी का वेपर ना हो सकता है 50-50% है, 50-50% है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट कॉलम से पास होगा ना, पता चला यहाँ ए जो है 70% है, बी 30% है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बी की बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी कम है, ए की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हाँ सॉरी, उल्टा बोल दिया, बी की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ए की कम है। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर ऊपर तक जाएगा, समझ में है? और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो धीरे धीरे इधर वाले कॉलम में रुक जाए, और फाइनली जो यहाँ पे पहुंचेगा, पता चला यहाँ सिर्फ ए पहुंचा, और फिर ए यहाँ कलेक्ट हो गया। समझना, फिर से दोनों का वेपर बना। देखो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट तो है, बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं है, ये तो है। मान लो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 80 और इसकी 75, ऐसा मान लेते हैं, और तुमने हीट किया तो पता चला दोनों का वेपर बन गया। लेकिन पहला वाला कॉलम में जब वेपर पास हो रहा था, यहां से वेपर जब पास हो रहा था, तो रास्ते में जो ये ऑब्स्ट्रैकल्स हैं वो क्या कर रहा है, इन दोनों को कूल डाउन कर रहा है। ए के वेपर को भी कूल डाउन कर रहा है, बी के वेपर को भी कूल डाउन कर रहा है। लेकिन जल्दी कौन कूल डाउन होगा? बी, ए नहीं। इसकी बॉइलिंग पॉइंट तो ये ज्यादा हीट के साथ आगे बढ़ रहा है ना, इसका वेपर के पास ज्यादा एनर्जी है, इसके वेपर के पास कम एनर्जी है। उल्टा बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऊपर जाएगा। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, जिसकी कम बॉइलिंग पॉइंट है वो, जैसे मान लो इस चेंबर पे, यहां ध्यान देना, अगर मान लो इस चेंबर का टेम्परेचर हमने 76 रखा, किसी तरह से इस चेंबर का टेम्परेचर 76 रख दिया, तो पता चला ए यहीं रह गया है, या मान लो 74 रख दे ऐसा, तो ए ज्यादातर यहीं रहेगा ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? हर चेंबर में जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो, उसका वेपर कंडेंस होता जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर क्या पहुंचेगा, वो वेपर पहुंचेगा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम थी। इस कॉलम में फाइनली क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, लाइक दैट। क्या समझ में? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? ठीक है, इसमें जो एग्जैक्ट लाइन है वो मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है? एग्जैक्ट लाइन देखो क्या है इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड if the difference in boiling point of two liquid is not much. Difference in boiling, अब देखो क्या लिख रहा है, vapors of liquid mixture are passed through fractional columns. Vapors of both the liquid are passed through fractional columns. अलग अलग कॉलम से पास कर रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको? बिफोर कंडेंसेशन, which is fitted over mouth of round bottom flask. Vapors of liquid with higher boiling point condense before the vapors of the liquid with lower boiling point. Vapors raising up in the fractional column is leisure in more volatile component. ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। हर कॉलम से पास होते हुए वेपर कंडेंस हो रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा कंडेंस हो रहा है? जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो ज्यादा कंडेंस हो रहा है, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर तक जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इनिशियली इस चेंबर में मान लेते हैं टेम्परेचर इस तरह से मेंटेन किया है कि दोनों का वेपर पहुंच तो जरूर गया, लेकिन फिर टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम हुआ। जो वेपर है, ये जो ऑब्स्टेकल्स रखा है, उसने वेपर के हीट को लिया, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना, वो यहां से ही कंडेंस होना शुरू हो जाएगा।
और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो कॉलम में ऊपर तक जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, फ्रैक्शनल कॉलम, देखो एक चीज और लिख रहा है, फ्रैक्शनल कॉलम प्रोवाइड्स मेनी सरफेस फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन ascending vapors and descending condensed liquid। जैसे से ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, वेपर अपना हीट किसको दे रहा है, हर कॉलम को दे रहा है। और बहुत बार क्या होता है, हर कॉलम का टेम्परेचर को भी हम फिक्स करके रखते हैं, हर कॉलम का टेम्परेचर को भी फिक्स करके रखते हैं ताकि ऊपर तक अल्टीमेटली कौन पहुंचे। मतलब मान लो एनी हाउ अगर तुमने इस कॉलम का 75 रखा है तो बी का वेपर यहां तक पहुंचेगा और 75 वो कंडेंस नहीं होगा, फाइनली यहां के कंडेंस होगा। तुम बताओ हर स्टेज पे तुमने टेम्परेचर, यहां दोनों वेपर मान लो बहुत हीट लेके आगे बढ़ा, लेकिन हर स्टेज पे तुमने उसके टेम्परेचर को कंट्रोल किया। ये लास्ट वाले कॉलम का टेम्परेचर 75 है, उससे पहले 76, 78, 79 ऐसे करके मेंटेन किए। तो हर कॉलम में कौन कंडेंस होता जाएगा, क्योंकि इसका 80 है, हर कॉलम में तुम कहीं पे 80 रखा ही नहीं, 85 कहीं नहीं रखा, 80 से कम ही रखा है हर जगह पे, लास्ट वाले को 75 रखा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज पे ही एक कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का टेम्परेचर तुमने मान लेते हैं यहाँ 79 रख दिया, यहाँ 78, यहाँ 77 रख दिया और यहाँ पे 75 रखा है डिग्री से। अब बताओ, अब तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी आना चाहिए। दोनों का वेपर आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ जो वेपर दोनों बढ़ा, एक कॉलम वो 79 पे है, तो किसका वेपर कंडेंस होगा और किसका नहीं होगा, ए का 80 है जबकि ये 79 पे, तो ए कंडेंस हो गया, बी आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी ए बी दोनों रहेगा, लेकिन बी इन रीचर, ए थोड़ा कम हो गया। अब इस स्टेज पे फिर 78 पे आ गए, तो क्या होगा इस स्टेज पे, बी तो अभी भी, बी का तो 75 है ना, बी तो वेपर फेज में रहेगा, कंडेंस नहीं होगा, लेकिन ए फिर फर्दर कंडेंस होगा थोड़ा बहुत, धीरे धीरे लास्ट कॉलम में कौन पहुंचेगा, क्योंकि हर कॉलम की टेम्परेचर 75 से ज्यादा ही है, लास्ट वाले का 75 है, या लास्ट वाले का तुम चाहो तो 74 भी कर सकते हो, कि जैसे ही यह पहुंचा बी वहां पे, अब उसको टेम्परेचर 75 से कम मिला तो बी कंडेंस हो गया। तो ये टेक्निक कब यूज कर सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल वाली मेथड, जब दोनों का, तो इसके लिए बताओ क्या है, दो लिक्विड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस नहीं है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या क्या बताओगे, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल, और एक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यही है, नीचे पेट्रोलियम लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, यहाँ पे पता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल लेते हैं, उसको हीट करते हैं, सबका वेपर बनता है, पता है कहीं से केरोसिन निकल रहा है, कहीं से कोलतार निकल रहा है, सब अलग अलग कॉलम में जाके कंडेंस होता रहता है, कहीं से वैसलीन निकल रहा है, ऐसी वाली बात, मेरी बात समझ में आ रहा है। क्रूड ऑयल यूजेज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक एज वेल एज, एक और एग्जांपल, क्रूड ऑयल तो याद रखो ही रखो, आ जाएगा, एक और एग्जांपल है एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल, कौन सा, मिथाइल या इथाइल जी, मिथाइल अल्कोहल। दूसरा एग्जांपल क्या है, क्रूड ऑयल में हजारों कंपोनेंट्स है, 5-7 कंपोनेंट्स है, पता है क्रूड ऑयल का अगर तुम जाके देखो रिफाइनरी, जो कहीं गए देखे हो रिफाइनरी फैक्ट्री जहाँ पे रिफाइनिंग होती है, तो वहां पे बड़े से कॉलम होते हैं, सबसे बड़ा एक चिमनी जैसा दिखेगा, उसके अंदर ये सेटअप होता है, ये मान के चलो बच्चे अच्छा हाइट होगा, मतलब 10 फ्लोर के बराबर या 20 फ्लोर के बराबर इसका हाइट होता है, अरे बहुत बड़ा होता है, समझ गए ना, 20 फ्लोर के बराबर, नीचे क्रूड ऑयल बॉईल हो रहा है, वेपर बन रहा है, हर कॉलम में अलग अलग, और पता है हर कॉलम का जो कंपनी में, जो प्रॉपर फैक्ट्री में हर कॉलम का टेम्परेचर भी मेंटेन कर देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, वहां पे कोई पर्टिकुलर एक ही वेपर कंडेंस होगा, बाकी वेपर आगे जाएगा, यहाँ तो 2 वेपर लेके समझा रहे हैं ना, वहां पे एक वेपर कंडेंस होगा बाकी आगे जाएगा, इस तरह से सेटअप होता है, देखा है सर ये प्रोसेस, देखा है, तो अभी विजुलाइज हो गया थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चे, हर एक इसका अलग अलग आउटलेट भी लगा देते हो, हर एक इसमें अलग अलग, हाँ अलग अलग आउटलेट होगा, मैं वही तो भी समझा ना कि कहीं से केरोसिन निकल रहा है, कहीं से फिर एलपीजी जैसा वेपर है, कहीं से कोलतार निकल रहा है जिससे रोड बनती है, वो सब अलग अलग जगह से लिक्विड अलग अलग निकलता है, उसको फिर हम लोग यूज, कोलतार समझ रहा है, रोड जो बनता है
काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल है कि नहीं रोड कंस्ट्रक्शन में। तो क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट भी, हालांकि ज्यादा क्या जरूरत है क्रूड ऑयल से क्या निकालना, पेट्रोल एंड डीजल, ऐसा। क्लियर है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्या है बताओ। देखिए थर्ड टेक्निक है क्या, डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन था, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। देखो कंसेप्ट क्या है इसमें समझना। अगर मान लेते हैं, सब लोग यहां ध्यान देना, अगर मान लेते हैं यहां ए और बी लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, पता चला बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ए जो है डिसोसिएट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने का, मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट 120 है, इसका 110 है बॉइलिंग पॉइंट, और पता चला कि इसको हीट करके जैसे ही तुम 100 पे पहुंचे, ए जो है डिसोसिएट हो गया और बी भी डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट मतलब जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में, उस तरह से। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही ए रहा ही नहीं, सेपरेट करना है ए को बी से, पता चला बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ए रहा ही नहीं। क्लियर है? ए नहीं रहा बॉइलिंग पॉइंट से पहले, जबकि हमें चाहिए किसी तरह ए को उधर लेके जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से कवर करके इसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा सक्शन पंप से एयर, इसके ऊपर का एयर को बाहर निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट सेटअप मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे समझो जैसे इन दोनों लिक्विड के ऊपर का प्रेशर कम करेंगे। अब सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद करो, बाहर का प्रेशर डिसाइड करता है कितने टेम्परेचर पर बॉइल करेगा। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। याद है कंसेप्ट? अगर मान लो बाहर का प्रेशर ही कम कर दिया तुमने, 1 atm से कम करके कितना कर दिया, मान लो 0.1 atm कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया। अब इसको जब हीट करोगे ना, तो पता चला कि 50 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर, 50 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। और ये डिसोसिएट कितने पे हो रहा था, मैंने क्या बोला, ए और बी दोनों डिसोसिएट हो रहे हैं 100 पे, ऐसे समझ लो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो ये दोनों नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। दीज आर द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एंड बी लिक्विड। 120 एंड 110 सीख ले, यहाँ पे कंसेप्चुअल बात है। 120 110 आर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर। और मैं बोल रहा हूं इसको हीट करके जैसे ही 100 पे जाओगे, ए और बी डिसोसिएट हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, कुछ वहां बॉन्ड टूट जाएंगे, गुड टू गो। बड़ा मुश्किल है यार, सेपरेट कैसे करें, वेपर कैसे बनाए, वेपर बनने से पहले डिसोसिएट हो जा रहा है। अपने बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही डिसोसिएट हो रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके ब्रेक होती है ना। तो ऐसा क्या है जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे फ्लो डिकम्पोज हो रहा है, जो आपस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल रहे हो, 120 डिग्री पे बॉयल होना चाहिए, ठीक है। 120 डिग्री पे बॉन्ड ब्रेक होके वेपर बनना चाहिए। 100 डिग्री पे फिर क्या हो रहा है, फिर वो डिकम्पोज कैसे हो रहा है? जो उसके इंडिविजुअल जो बॉन्ड्स हैं, जो प्राइमरी बॉन्ड का बात कर रहे हो वो ना, देखो जो कंबाइंड सॉल्यूशन है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना ज्यादा है कि बिफोर गेटिंग दैट टेम्परेचर ये ब्रेक हो रहा है। अब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा लग रहा है तुम्हें? नहीं समझा अभी, पॉजिटिव डेविएशन जैसा। वही मैं बता रहा हूं, मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हो सकता है, उस तरह की बातें हैं। खैर उतने पे नहीं जाते हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, 120 110 आर द बॉइलिंग पॉइंट एट एक्सटर्नल प्रेशर कितना, 1 atm। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस मिक्सचर को बॉईल करते हैं 100 डिग्री से पहले ही ये ब्रेक हो जाता है, मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाता है, बड़ा मुश्किल है इसका वेपर बनाना। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर का प्रेशर को कम कर देते हैं। जैसे ही प्रेशर कम करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, अब ये पता चला 50 डिग्री सी पे ही वेपर बनाने लगा। क्लियर है? और उसके बाद वही नॉर्मल टेक्निक है, वेपर उधर ले जाओ फिर कंडेंस कर दो, उसके बाद नॉर्मल टेक्निक है। तो लिखा क्या है यहाँ पे देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहला तो
ये किस तरह के लिक्विड के लिए यूज होगा? जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है ना, विच डिकम्पोजेज एट लो और बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा लिक्विड जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले वो लिक्विड डिसोसिएट हो जाता है, उस तरह के लिक्विड के लिए ये टेक्निक यूज होगा। क्लियर है? These liquids are made to boil at temperature lower than their normal boiling point। देखो इनका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 120 एंड 110। ऊपर का प्रेशर जब 1 atm है तो जैसे ही ऊपर का प्रेशर तुमने 0.1 atm कर दिया, अब पता चला कि ये बॉइल कर रहा है 50 डिग्री से। सो यहां पे क्या लिख रहा है? These liquids are made to boil at temperature lower than normal boiling points by reducing pressure on their surface with the help of vacuum pump। वही लिखा है, इसके ऊपर का प्रेशर को हटा दोगे ना, प्रेशर कम कर दोगे, तो पता चला कि ये 50 डिग्री से पे बॉइल करने लगा। और पता है ये डिसोसिएट कब होगा? एक एग्जांपल पता है? 100 पे। 50 पे तो डिसोसिएट होगा नहीं, और 50 पे बॉइल हो रहा है तो वेपर बन जाएगा, और वेपर बन जाएगा तो फिर नॉर्मल टेक्निक से आप इसको क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, दूसरी जगह पे ले जाओ। ए का बी का वेपर जल्दी बनेगा। जैसे ही आप ऊपर का प्रेशर कम करोगे, बी का वेपर जल्दी बनेगा, बी को उधर ले जाके सेपरेट कर दो। समझ में आया? नाउ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज व्हाट? ग्लिसरॉल कैन बी separated from spent line in soap industry by vacuum distillation। This is also known as vacuum distillation। प्लीज आप नोट्स यहां से बना लो, बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टीम डिस्टिलेशन। क्या होता है बताओ स्टीम डिस्टिलेशन? स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? Steam volatile liquid को separate करने के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन में भी दो पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ, दोनों पार्ट डिस्कस करें, है ना? दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड सेकेंड क्या? इमिसिबल इन वाटर लिक्विड। देखो ऐसे समझो कि यहाँ वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन पता है लिक्विड स्टेट में दोनों नहीं घुला हुआ, इमिसिबल है। लिक्विड स्टेट में दोनों घुला हुआ नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे मान लेते हैं इम्प्योरिटीज भी कुछ है। अब कैसे एक्सिस्ट करेंगे? लाइक वो इधर ही रह जाएगा, उसका वेपर नहीं बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ऐसे समझो। नहीं, मतलब वो लाइक घुला हुआ है लेकिन उसकी वेपर नहीं बनेगी। अब क्या होगा, इसको जैसे ही हीट करेंगे तो वेपर जो बनेगा, H2O वेपर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गैसेस स्टेट, दोनों मिसिबल है। देखो लिक्विड स्टेट में दोनों इमिसिबल है, लिक्विड स्टेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर, इम्प्योरिटी सब मान लेते हैं मिसिबल है। क्या है? सॉरी, इमिसिबल है। वेपर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर और वाटर का वेपर एक साथ बाहर आगे गया, और फिर इम्प्योरिटीज यहीं रह गई। क्या हो गई? जैसे तुमने बॉइल किया दोनों का वेपर बन गया, किसका किसका? वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इम्प्योरिटीज यहीं रह गई। यहाँ पे कंडेंस करोगे तो फिर यहाँ पे दोनों ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो इमिसिबल है ना, लिक्विड और ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग हो जाएगा। फिर सेपरेट कर लो। मैं एक बार फिर से बताता हूं। इन स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम्स फ्रॉम ए स्टीम जनरेटर इज पास्ड थ्रू ए heated flask containing the liquid to be distilled। देखो एग्जैक्टली ये टेक्निक ऐसे भी समझ सकते हो, दूसरा जैसे लिखा है उसको समझा देता हूं। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटीज है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है तो वो भी चल जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्प्योरिटीज है, यहाँ डायरेक्टली स्टीम डाला। क्या डाला? स्टीम। अब जो स्टीम डाला तो यहां से क्या निकला? ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्प्योरिटीज वाले चेंबर में डायरेक्टली स्टीम डाला तो निकला क्या बाहर? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये स्टीम इधर भी आ गया और ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लेके आया, लेकिन फिर इसको कंडेंस करोगे तो यहां क्या आ जाएगा? समझ? ये टेक्निक भी समझ लो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटीज साथ में थे, उसमें तुमने क्या डाला? स्टीम। स्टीम में इतना पावर था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया और आगे बढ़ गया। और नाउ स्टीम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्टीम दोनों साथ में है। फिर यहाँ पे दोनों कंडेंस जैसे हुआ, लेकिन इमिसिबल। वेपर में तो मिसिबल था दोनों,
लेकिन जैसे ही कंडेंस करके किया तो यहाँ पे अलग अलग लेयर बन जाएगा, यहाँ वाटर अलग आ जाएगा, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग आ जाएगा। समझ में है? तो थोड़ा सा इस अंदाज में लिखा है, इसी को याद कर लेते हैं। देखो क्या लिख रहा है, द मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड। फिर से रिपीट करो, इन स्टीम डिस्टिलेशन स्टीम फ्रॉम ए स्टीम जनरेटर is passed through a heated flask containing the liquid to be distilled। यहां पे जो लिक्विड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड है, इम्प्योरिटीज भी लिक्विड है, उसको किससे पास करा है? मतलब उसके अंदर डायरेक्टली तुम क्या करो, जैसे कॉफी बनाते हैं, देखा है? कॉफी वाले जगह में डायरेक्ट स्टीम डालते हैं कॉफी में, फिर बाहर, तो मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड है, उसमें इम्प्योरिटीज है, उसमें स्टीम अंदर डाला, बाहर से क्या निकला, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी वेपराइज हो गया, स्टीम भी वेपराइज हो गया, लेकिन इम्प्योरिटीज वहीं रह गई। अब फिर उसको तुमने अलग कंटेनर में ले जाके कंडेंस किया तो दोनों अलग अलग हो गए। क्लियर है? बोलिए, इसका एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनीवन? Aniline water. एनिलीन वाटर, याद कर लो फिर, वाटर एंड Aniline. एनिलीन। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्रोमेटोग्राफी। डिस्कस करें, बोलो। क्रोमेटोग्राफी देखिए क्या है। क्रोमेटोग्राफी सिंपल टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी सीख ले, एक बार में हो सकता है क्वेश्चन बन के आ जाए। यहाँ पे आरएफ फैक्टर करके है, वो भी सिखाना है मुझे। देखो क्या होता है क्रोमेटोग्राफी, अगर मान लो कोई कलरिंग पिगमेंट है जिसमें 2-3 कलर है, रेड ब्लू ग्रीन सब है, रेड ब्लू ग्रीन सब है, इस तरह से एक कंटेनर होगा जिसमें यहाँ पे सॉल्वेंट होगी, ठीक है, सॉल्वेंट। एक ऐसा पीस ऑफ पेपर होगा, दैट मे बी कार्डबोर्ड टाइप, है ना, थोड़ा सा थिक पेपर होता है, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जिसको तुम्हें सेपरेट करना है, उसको, मतलब जिस कलरिंग पिगमेंट को सेपरेट करना है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2-3 ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ में है, समझ गए? तो उसको क्या करो, यहां पे रख दो, यहां पर जिसको सेपरेट करना है ना, उसको यहाँ पे सीखना, एक बार में टेक्निक सीख जाओगे। इसमें 3 कलर मैंने लिया, दिख रहा है? जहां पे है इसको तुम अंडरलाइन कर लो, ऐसे करके ये लाइन को अंडरलाइन कर लो। इस पूरे सेटअप को इस सॉल्वेंट में डिप करो, समझ गए? इस पूरे सेटअप को इस सॉल्वेंट में डिप करो। सॉल्वेंट यहां से इस कार्डबोर्ड को भिगाना शुरू करेगा, सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, समझे? सॉल्वेंट का फ्लो इस कार्डबोर्ड में ऊपर जाएगा। ये तीनों मटेरियल अभी इस कार्डबोर्ड पे एडजॉर्ब्ड है, उसके सरफेस पे है। सॉल्वेंट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, पता चला सॉल्वेंट ना, देखो यहां तक पहुंच गया, सॉल्वेंट यहां तक पहुंच गया मान लो, समझ में है? जैसे ये तो ड्राई था ना पूरा कार्डबोर्ड, पीस ऑफ पेपर, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर गया। एक सिंपल एग्जांपल बताऊं ना, अगर मान लो मैं इसको ऐसे ले लूं, इस तरह का एक पेज बना दूं, ठीक है, इस तरह का, और इसी में मैंने तीनों कलर ले लिया, ये दिखता भी है बच्चे, इस तरह का टेक्निक तुम लैब में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 कलर इस तरह से रख दिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डीप कर रहा हूँ, किसमें? पानी में, ऐसा, मतलब प्रॉपर एक सॉल्वेंट होगा, इसको बोलते हैं मीडियम। ये है एडजॉर्बेंट, है ना? इसको जैसे इसमें डिप करेंगे, नहीं लगता है ये टिश्यू पेपर भीगना शुरू होगा, ऊपर तक जाएगा, समझ में? जैसे ही भीगना शुरू होगा, ऊपर तक जाएगा, ये ना जो 3 कलर यहाँ दिख रहा है, वो भी सॉल्वेंट के साथ ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये जो 3 कलर है, उसका सॉल्वेंट के साथ भी प्यार मोहब्बत है, मतलब दे हैव डिफरेंट इंटरैक्शन विद द सॉल्वेंट। जैसे इन तीनों कलर का इस पीस ऑफ पेपर के साथ भी इंटरैक्शन है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये तीनों कलर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एफिनिटी ऑफ दीज कलर्स with the solvent, they will also flow forward, upward,
वो अपवर्ड जाएगा, और थोड़े समय के बाद पता है जब तुम इसको तरीके से देखोगे तो तीनों कलर यहाँ पे सेपरेट फॉर्म में दिखेगा। एक्चुअल में तीनों कलर ऐसा दिखेगा। पहले कैसा दिख रहा था? जैसे ही वाटर पूरा ऊपर तक गया तीनों कलर अलग हो गया। समझ में आया? इसको थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे तीनों कलर कैसे दिखेगा? एक कलर यहां तक पहुंच गया बेस लाइन से, ये बेस लाइन था, एक कलर यहां तक पहुंच गया, दिख रहा है? दूसरा कलर, मेरी बात आ रही है समझ में? दूसरा कलर यहां पहुंच गया, तीसरा कलर यहां पहुंच गया। देखो पहले तीनों साथ में था, वहां तीनों अलग हो गया। आ रहा है समझ में? ऐसा इसलिए हुआ बच्चे क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लैक कलर का एफिनिटी सॉल्वेंट के साथ कम है, कार्डबोर्ड के साथ ज्यादा है, तभी तो वो ट्रैवल किया बट कम किया। और रेड का एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। देखो बेस लाइन से सॉल्वेंट यहां तक फ्लो किया, दिख रहा है? ये किसका फ्लो है? सॉल्वेंट का। बेस लाइन से पहले यहां से तुम सोचो जहां पे कलरिंग मटेरियल है वो बेस लाइन मान रहा है, और पूरा ये वाला पार्ट यहां तक डिप किया, या यहां ये ले लो बेस लाइन, चलो ये मत लो, ये बेस लाइन है, तुमने यहां तक इसको डिप कर दिया, डायरेक्टली यहां तक तो भिंगा दिया फर्स्ट गो में, अब सॉल्वेंट ऊपर जाएगा। गुड टू गो? बोलो। तो हम बोलेंगे सॉल्वेंट का फ्लो कहां तक हुआ है? इस बेस लाइन से यहां तक हुआ है, राइट? बोलो। अच्छा इसका फ्लो कितना हुआ? रेड ब्लैक कलर का मान लेते हैं x1, इसका फ्लो कितना हो गया? x2, और इसका फ्लो x3। तुम समझो बेस लाइन के आसपास ही कौन था? बेस लाइन के आसपास ही तीनों साथ में पड़ा हुआ है, बेस लाइन के पास है। जैसे जैसे बेस लाइन से ऊपर सॉल्वेंट जा रहा है तो तुम देख रहे हो कि बेस लाइन से सॉल्वेंट का फ्लो कितने तक है? L तक है। लेकिन बेस लाइन से ब्लैक यहां नहीं होके, बेस लाइन के पास नहीं होके ब्लैक यहां तक पहुंच गया, तो ब्लैक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑन द एडजॉर्बेंट? ऐसा। यहां तक समझ रहे हो? तो इस केस में आरएफ फैक्टर बोलते हैं, रिटार्ड, क्या है पूरा नाम आरएफ फैक्टर का? रिटार्डेशन फैक्टर। तीनों कलर का अलग अलग रिटार्डेशन फैक्टर आएगा। जैसे रेड कलर का अगर निकालना है तो रेड कलर का x3/L, समझ में आए? अगर मान लो ब्लू कलर का आरएफ फैक्टर निकालना है x2/L, एंड आरएफ फैक्टर निकालना है ब्लैक कलर का तो x1/L। बोलो आए क्रोमेटोग्राफी समझ में सब लोग? है ना? क्रोमेटोग्राफी का ना कुछ इस तरह का इमेज भी देख सकते हो, एक मिनट में बताता हूँ। कुछ इमेज देखा है क्रोमेटोग्राफी का? मतलब देखो बहुत सारे तो लैब के वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, है ना? लेकिन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल समझ में आया आपको? देखो इसको जो अभी मैंने डिस्कस किया ना, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। देखो यहाँ पे इंक स्पॉट है, मतलब यहाँ पे सारे कलर हैं। जैसे उस पेपर को तुमने सॉल्यूशन में डाला, देख रहे हो कलर अलग अलग हो गया, क्योंकि उस पेपर से सॉल्वेंट का फ्लो हुआ है। क्लियर है? एक और तरीके का है जिसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, उसको भी समझाता हूँ। ये पार्ट समझ में आया सबको? एक बार आप मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, सॉरी एक बार पढ़ लो क्रोमेटोग्राफी, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी। देखिए एक और टेक्निक है जिसको ये तो हो गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आप एक बार मॉड्यूल से भी पढ़ लेना। एक टेक्निक और समझा देता हूँ इसमें। क्या टेक्निक है? देखो एक कॉलम होगा ऐसा, है ना? इसमें नीचे शायद हम लोग कॉटन वगैरह रखते हैं, ठीक है? डायग्राम एनसीईआरटी में है ना, देखो एक बार। जो अभी पेपर काम कर रहा था ना, वो वाला पार्ट यहाँ पे इस तरह का
समझिएगा, ये पूरा पार्ट ना, ये पूरा पार्ट मान लो कॉटन है, फिल्टर जैसा है, कॉटन है पूरा पार्ट, ठीक है। यहां पे हम क्या रखते हैं, वो तीनों कलर रख देते हैं, रेड ब्लू ब्लैक, ऐसा तीनों कलर यहां पे रख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर रख देते हैं सॉल्वेंट, इसके ऊपर ये क्या है, सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, फ्लो होता है नीचे, सॉल्वेंट पासिंग थ्रू द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ जो इंक वगैरह है वो सबसे पास होगा सॉल्वेंट। ध्यान रखना, इसको, इसमें जो अलग अलग कंपाउंड है उसको सेपरेट करना हमारा काम है। तो ऊपर प्रेशर से हम सॉल्वेंट को नीचे फ्लो कराएंगे। जब ये सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे आएगा तो थोड़ी देर के बाद सीन देखो ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद सीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस मीडियम था, यहाँ पे ये वाला फिल्टर वगैरह लगा हुआ था यहाँ पे, समझना। यहाँ पे सीन ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे तीनों कलर है साथ में, मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। जैसे से प्रेशर के साथ जब हम इसको पास करेंगे ऊपर से सॉल्वेंट को नीचे, ये वाला पार्ट यहाँ फिक्स है बच्चे, ये पेपर या कार्डबोर्ड जैसा पार्ट है, ये फिक्स है, फिल्टर जैसा है, ये एग्जैक्ट फिक्स है, ये नीचे नहीं जा रहा है। इसके थ्रू क्या क्या नीचे जा सकता है, सॉल्वेंट और ये यहाँ फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे सॉल्वेंट नीचे आएगा, इन तीनों को भी, ये तो साथ में उसको भी नीचे लेके आएगा। तो थोड़े समय के बाद सीन ये हो जाएगा कि सबसे नीचे रेड आ जाएगा ऐसा, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा फिर ऐसा, और फिर यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, तीनों अलग हो जाएगा। और फाइनली पता है क्या, और थोड़ा ही प्रोसेस करोगे तो थोड़ी देर के बाद रेड यहाँ जमा हो जाएगा, देखो रेड जमा हो गया अलग से, फिर थोड़ी देर के बाद, और प्रॉपर वो डायग्राम में दिखेगा आपको, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में देखो, एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाया हुआ है। जैसे जैसे आपने सॉल्वेंट को नीचे किया, मिक्सचर ऑफ एबीसी, और यहाँ क्या लिख रहा है, एडजॉर्बेंट। ये कैसा फेज है, दिस इज स्टेशनरी फेज। कैसा फेज है, क्योंकि फिक्स है। जैसे कि अभी थीन लेयर में वो जो पेपर था वो स्टेशनरी था, वो तो हमेशा फिक्स था। उस स्टेशनरी फेज में कौन कौन मूव कर रहा है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मोबाइल फेज है, और जो मिक्सचर है जिसको सेपरेट करना है वो भी मूव कर रहा है, बट सॉल्वेंट का मूवमेंट ज्यादा है इन द स्टेशनरी फेज, और इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो है इन द स्टेशनरी फेज। समझ में आया, इसकी मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं है स्टेशनरी फेज में। गुड टू गो। सॉल्वेंट फटाफट नीचे आ रहा है, और उसके साथ साथ ये तीनों भी नीचे आ रहा है। नो डाउट रेट सबसे ज्यादा नीचे आया, मतलब सॉल्वेंट के साथ प्यार मोहब्बत उसका ज्यादा था। स्टेशनरी फेज तो एज इट इज है, ये वाला जो स्टेशनरी फेज है उसमें कोई चेंज मत करना, ये जितना स्टेशनरी फेज है उतना यहाँ भी है। समझ में आया। मैं बताऊं, इसके बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन वीडियोस में मिल जाएंगे, प्रॉपर लैब में एक्सपेरिमेंटल वीडियोस में मिल जाएंगे। एक बार पढ़िए, प्रॉपर दिया, आरएफ फैक्टर दिया, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और थीन लेयर तो मैंने अभी बता ही दिया। रिटार्डिंग फैक्टर क्या है वो देखना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नाउ मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ कौन सा पार्ट,